सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, सच के साथ सुभाष सैनी। सीधी तस्वीरें यदि मैं बताऊं तो मैं कोर्ट कॉम्प्लेक्स से सीधी लाइव तस्वीरें आप सभी दोस्तों को दिखा रहा हूं। जितने मेरे मित्र इस वीडियो के साथ जुड़े उन सभी से मेरी प्रार्थना कि आपने अंत तक वीडियो के साथ बने रहना है। और बड़ी खबर यदि मैं दूं तो आज जो मेरे पैनल में हैं एडवोकेट हैं लक्ष्मीकांत जी, और कांग्रेस के जो है वरिष्ठ नेता हैं लक्ष्मीकांत शर्मा जी, वो आज मेरे पैनल में हैं। लाइव डिबेट रहेगी दोस्तों, और सबसे विषय में लक्ष्मीकांत शर्मा जी से मेरी बातचीत रहेगी। सबसे पहले तो लक्ष्मीकांत जी, स्वागत आपका वे न्यूज़ में। धन्यवाद भाई। बताइए सर, डेरा प्रमुख को जमानत मिल चुकी है और अभी Z+ सिक्योरिटी तक जो है वो दे दी गई सरकार द्वारा। देखिए साहब, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का मामला आता है, क्योंकि सत्ता में वो लोग बैठे हैं, तो निश्चित तौर पर जो प्रश्न है वो उनसे पूछे जाएंगे। अच्छा हो या बुरा, कोई भी मामला आएगा तो देश की जनता भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखना चाहेगी, सरकार की तरफ देखना चाहेगी। ये और बात है कि जब सत्ता में हम लोग हुआ करते थे तब ये लोग हमें सत्ता जो कटघरे में बढ़ा किया करते थे, लेकिन कांग्रेस ने कभी किसी भी सवाल का जवाब देने में गुरेज नहीं किया। हर सवाल का जवाब कांग्रेस ने बिल्कुल सही तरीके से उस वक्त इनके दिया। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों से सवाल किए जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनसे कोई जवाब जन चाहती है देश की जनता, तो ये लोग बौखला जाते हैं। और उसी बौखलाहट का परिणाम कल मैंने देखा है खट्टर साहब के चेहरे पर जी। यही जो बात थी कि राम रहीम जी, देखिए धार्मिक मामला है एक अलग मामला है, वो संत हैं वो एक अलग मामला है, लेकिन इस देश का जो कानून है, कानून की नज़र में चाहे कोई बड़ा नेता है, चाहे कोई मंत्री है, चाहे कोई धर्मात्मा है, चाहे कोई संत है, और चाहे कोई गरीब व्यक्ति है, कोई चपरासी लेवल स्तर का व्यक्ति भी अगर है, कानून की नज़र में सब बराबर हैं। सबको एक नज़रिए से कानून देखता है। जो है जो धाराएं हैं, 302 है, 304 है, जो भी धारा कानून के तहत आती है वो ये नहीं देखती कि राम रहीम के ऊपर लगनी है या किसी मंत्री के ऊपर लगनी है या किसी आम आदमी के ऊपर लगनी है। कानून की धारा हर व्यक्ति के लिए बराबर है। दुर्भाग्य की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कानून की तमाम धाराओं का खिलवाड़ किया है। संविधान के साथ ये लोग खिलवाड़ करते आ रहे हैं पिछले। आप ये किस बेस पे कह सकते हो? क्योंकि जो डिसीजन है राम रहीम के मामले में कि उनको जो जमानत मिली वो कोर्ट ने दी है, तो सरकार का कहाँ रोल रहा? देखिए साहब, सरकार का रोल अब ये वही बात होती है ना कि एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष, एक पर्दे के सामने और एक पर्दे के पीछे। पर्दा उठाओ तो बहुत कुछ नजर आता है। वो था ना, पर्दा ना उठाओ, गाना है पुरानी फिल्म का कि पर्दा ना उठाओ, पर्दा जब उठ गया तो कहर मच जाएगा, पता नहीं क्या क्या मचेगा। अब मेरे से पर्दा इनके मत उठवाओ, इनके पर्दे मैं उठाऊंगा तो सारे के सारे जो इनका एक्सरे है ना वो सारा जनता के सामने आएगा और मैं लेकर के आऊँगा। ये सच है कि मामला कोर्ट का है, लेकिन मेरा सवाल इस बात से है, क्या जिस तरीके से इस केस को पहले दिन से ही हरियाणा की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने, अमित शाह का बयान, देश के गृह मंत्री का, कोर्ट का मामला है साहब जी। आपने भी कहा कि कोर्ट ने जमानत दी है, पैरोल दी है, कोर्ट ने जमानत नहीं दी, कोर्ट ने पैरोल उनको दी थी 21 दिन के लिए। टाइमिंग क्या खूबसूरत है कि पंजाब का चुनाव है, आप उस वक्त पैरोल दे रहे हो, भाई 4 दिन बाद भी दे सकते हो। जहाँ तक चुनाव का कनेक्शन है वो यहाँ से आ जाता है। भारतीय जनता पार्टी इस स्तर पर अब आ चुकी है। आपको याद होगा, मैंने आपके चैनल के माध्यम से ही, वे न्यूज़ के माध्यम से, मैं शुरू से एक बात कहता आया था पहले दिन से, और वो सच साबित हुई है। लोग तब ये भी कहते थे, बहुत से लोग, पत्रकार साथी भी कहते थे, नेता लोग भी किसी भी दल से थे वो भी कहते थे। मेरा पहले दिन से एक मानना था कि नरेंद्र मोदी को अगर घुटनों के बल कोई लेकर के आएगा तो इस देश का किसान लेकर के आएगा। बहुत से लोगों का एतराज था, नहीं साहब नरेंद्र मोदी तो 56 इंच की छाती लेकर के पैदा हुआ था, वो घुटनों के बल आ ही नहीं सकता, नरेंद्र मोदी झुक ही नहीं सकता, नरेंद्र मोदी तो बड़े बड़ी दुनिया को झुका सकता, वो क्यों झुकेगा। लेकिन मैंने उस दिन भी दावे के साथ मैं लगातार कहता आया, पुराने वीडियो आप उठाइए पता लगेगा, मैंने हमेशा कहा है कि इस देश का जो अन्नदाता है उसकी ताकत इतनी है, वो नरेंद्र मोदी को घुटनों के बल लेकर के आएगा, और वो लेकर के आया। नरेंद्र मोदी साहब को झुकना पड़ा, लेकिन झुके कहाँ आकर के, टाइमिंग उसकी भी वही है कि चुनाव 5 राज्यों का, उसका लाभ लेने के लिए वो वापस जो है वो 3 कानून वापस लिए गए, और वो उनकी मंशा साबित भी होगी। उन्होंने पहले, मैंने तब भी कहा था कि मुझे इन लोगों की नीयत में खोट लगता है टाइमिंग देखते हुए। तब उन्होंने, कृषि मंत्री का बयान आया
कि ये चुनाव, हम यूपी का चुनाव जीत जाएंगे, पार्लियामेंट में फिर से किसान के बिल आएंगे, हालांकि अभी नहीं कितनी औकात बची नहीं है कि ये वापस चले आए। लेकिन मंशा देखिए, कोई काम करना अलग चीज है और काम करने की मंशा होना अलग चीज है। वो इन्होंने दर्शाया, ये ना कर पाए, अब वापस नहीं लेके आ सकेंगे, वो अलग बात है, लेकिन इनकी मंशा थी, शुरू से ही खोट था। वही इस राम रहीम के मामले में हुआ है। अच्छा चलो आप ले आए, कोई बात नहीं, आपने राम रहीम जी की जो पैरोल है वो कोर्ट ने दे दी। मैं आपको जहां से लेकर चला था, आपने प्रश्न किया था कि सरकार का रोल कहां आता है। जब गुरमीत राम रहीम को सजा होती है, जिस दिन इनकी तारीख थी पंचकुला के अंदर, जिस वक्त इनको सजा हुई, अमित शाह जो कि केंद्र का गृह मंत्री है, जो नरेंद्र मोदी के बाद सबसे बड़ा ताकतवर आदमी आता है, जिसके हाथ में पूरे हिंदुस्तान की कानून व्यवस्था है, वो शख्स बयान देता है कि सीबीआई कोर्ट का जो फैसला है अगर थोड़े दिन और रुक जाता तो क्या बिगड़ जाता, टाइमिंग गलत है फैसले की। जो अमित शाह सीबीआई के कोर्ट के फैसले की टाइमिंग पर सवाल उठाता है, तो इससे क्या मतलब निकलता है, क्या मतलब कि अगर कोई वीआईपी है, कोई बड़ा आदमी है, उसका फैसला कोर्ट को उससे पूछ करके करना चाहिए क्या, सरकार से पूछकर करना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहता था। यहाँ पर बेशक कोर्ट का मामला, देखिए मैं एडवोकेट हूँ, मुझे बोलने से पहले सोचना भी पड़ेगा, मैं न्यायालय पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, मेरी हद से बाहर की बात है। पेरोल तो राम रहीम की पहले भी लगाई गई है कई बार, तो पहले भी पेरोल जो है कोर्ट ने नहीं दी, तो ये कोई नई नहीं है कि इसमें कोई प्रश्न चिन्ह मेरे को नहीं लग रहा कि कोई उठता है कि इससे पहले, मान लो चुनाव से पहले जो है इनको पेरोल मिली, क्योंकि पेरोल के लिए तो पहले भी कई बार ट्राई कर चुके हैं। देखिए वही बात आ गई ना साहब की टाइमिंग, जरूरत, सब कुछ। अब मैं कल का एक वाक्य आपको बताता हूँ। जब न्यायालय में इसकी सुनवाई चल रही है, सरकार ने, पुलिस ने क्या बयान दिया, मैं रात टेलीविजन देख रहा था और आज तक जो कि गोदी मीडिया का ही एक चैनल है, मैं वो भी देख रहा था। मैंने वहाँ पर एक बयान देखा है पुलिस प्रशासन का, सरकार का, जो उन्होंने इस मामले में बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि गुरमीत राम रहीम हार्ड कोर क्रिमिनल नहीं है, हार्ड कोर क्रिमिनल नहीं है, उन्होंने हत्याएं खुद नहीं की। ये वहां बयान है पुलिस का, प्रशासन का, जो भी जवाबदेही जिसकी बनती है वहां पर जो पेश हुआ है सरकार की तरफ से, उसका भी ये बयान है कि गुरमीत राम रहीम ने हत्याएं खुद नहीं की, वो हत्याओं की साजिश में सजा याफ्ता है। यार एक बात बताओ, मैं किसी आदमी को पैसे दे करके कत्ल करवा दूं तो हार्ड कोर क्रिमिनल मैं नहीं हूं, करने वाला है। मेरी नजर में तो हार्ड कोर क्रिमिनल करवाने वाला ज्यादा है, करने वाला तो मजबूरी में भी कर सकता है, वो तो परिस्थितियों के वश अपराधी बना है। लेकिन जो व्यक्ति उसको अपराधी बनाता है वो हार्ड कोर नहीं है। लानत है इस सोच के ऊपर सरकार की, ऐसी घटिया सोच इस सरकार की है। जो आदमी बलात्कार के मामले में सजा याफ्ता है, 15-15, 20-20 साल की सजा वो काट रहा है, हत्याओं का दोषी उसको सुप्रीम जो है सीबीआई कोर्ट ने दिया है, और सरकार कहती है कि वो हार्ड कोर क्रिमिनल नहीं है। तो सरकार ही बता दे कि हार्ड कोर क्रिमिनल कौन होता है भाई। दूसरी बात, मैं खट्टर साहब का रात बयान देख रहा, खट्टर साहब कह रहे हैं कि हर आदमी की सिक्योरिटी मेरी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है, हर आदमी की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। एक बलात्कारी को Z+ सिक्योरिटी दोगे आप, और अगर एक बलात्कारी आदमी को Z+ सिक्योरिटी देनी है तो भाई जितने बलात्कारी जेलों में बंद है सबको सिक्योरिटी दो और सबको पैरोल पर छोड़ दो, Z+ दे दो और घर भेज दो। जितने 302 में जितने मुलजिम बंद हैं, हत्याओं के जितने दोषी हैं, सबको दे दो। तो ये बड़ा बेतुका एक बयान सरकार का है, मुख्यमंत्री महोदय का है कि इस तरीके से। और सबसे देखिए वही बात है, पैरोल मिलना ना मिलना वो उसका हक है। लेकिन आपकी बात से देखिए, आपने अभी Z+ सिक्योरिटी पे जो राम रहीम को मिली हुई है उस पर सवाल उठाया, सरकार के ऊपर एक आपने आरोप भी मढ़ दिया। क्या मैं इस आरोप को ये समझूं कि आप कांग्रेस से जुड़े इसलिए विपक्ष पे आरोप जड़ रहे हैं? या दूसरी बात, क्योंकि सिक्योरिटी का मामला, राम रहीम के पास पहले भी सिक्योरिटी थी जब वो संत थे। देखिए साहब, यही इस देश का दुर्भाग्य है। मैं वो सीन देख रहा हूं जब उनकी पेशी थी, जिस दिन को सजा होती है, अमित शाह जी कहते हैं कि टाइमिंग गलत है, इतनी जल्दी फैसला नहीं देना चाहिए था। लानत है सरकार की सोच के ऊपर कि मतलब अब कोर्ट जो है फैसले भी इनसे पूछ कर करेगी कि अमित शाह जी आज फलाने आदमी को सजा करनी है, कर दें क्या?
मतलब ये बयान, ये मेरा बयान नहीं, अमित शाह का बयान है। उस टाइम जब सजा हुई थी कि कोर्ट ने फैसला करने में जल्दबाजी कर दी, थोड़ा रुक जाते तो कल मतलब आप आगे से कोर्ट क्या करे, नरेंद्र मोदी से पूछे कि मोदी साहब फलाने अपराधी को सजा होनी है और उसको सजा होने से इतना नुकसान हो सकता है, उसको सजा करें या ना करें, मतलब इनसे पूछेंगे। और जहां तक संत का मामला आता है साहब, संत तो संत होता है, उसको इतने लाव लश्कर की जरूरत नहीं। और मुझे उस मामले से कुछ लेना देना नहीं है। वो 500 गाड़ियों का काफिला लेकर के आए, 1000 गाड़ियों का काफिला ले आइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल इस बात का है, जब एक आदमी को सजा हो चुकी है, वो जेल में बंद है, सजा काट रहा है, और रेप जैसे संगीन आरोप में। लेकिन मेरा सिर्फ प्रश्न यहाँ ये है कि अगर सरकार ये कहते है कि हार्ड कोर क्रिमिनल वो नहीं है जो रेप में दोषी है, जो हत्याओं में दोषी है, तो सरकार ही कम से कम हार्ड कोर क्रिमिनल की परिभाषा बताए कि हार्ड कोर क्रिमिनल कौन होता है। हत्याएं करवाने वाला तो नहीं होता, ये तो क्या सरकार ने कह दिया, तो कौन है? रेपिस्ट भी नहीं है अगर उनकी नज़र में है। और अगर ऐसे देखिए आप, वो एक आम आदमी हो, कोई भी हो, मैं उसकी अकेले की, गुरमीत साहब की, राम रहीम साहब की बात नहीं करता। ये ठीक है कि उनका अपना मामला है, वो संत है, वो अपना डेरा चला रहे हैं, चलाए, लेकिन दोष सिद्ध होने के बाद क्या आपकी कानून में आस्था है? या तो मैं एक बात कहूँगा कि खट्टर साहब ने और हरियाणा की सरकार ने हिंदुस्तान की कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई हैं और कानून व्यवस्था को धत्ता दिखाया है, संविधान को पहले दिखाते आए हैं, और ये साबित करने की कोशिश की है कि अपराध की परिभाषा भी सरकार डिसाइड करेगी, अपराधियों की श्रेणी की परिभाषा भी सरकार डिसाइड करेगी, जो कि बहुत ही घिनौना कार्य है। और हम बिल्कुल पूरी तरह से, हालांकि कई लोग इस बात को दूसरे तरीके से ले जाते हैं, लेकिन मैं बड़े सीधे तौर पर कहने वाला व्यक्ति हूँ। सच को सच कहना मेरी फितरत है। क्या होगा क्या नहीं होगा भगवान जानता है, भगवान को जान सबने देनी है। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि अगर राम रहीम साहब को आप Z+ सिक्योरिटी देते हो तो तमाम जितने भी बलात्कारी जेल में बंद हैं सबको Z+ दे के घर भेज दो यार, वो भी बेचारे घूम फिर रहे, उनके तो बीवी बच्चे हैं ना। नहीं, उनका कद राम रहीम के जितना नहीं है कि हर एक व्यक्ति को जो है सरकार Z+ सिक्योरिटी दे। राम रहीम का जो कद है वो बहुत ऊंचा है, कोई संत है, वो डेरा चलाते हैं और करोड़ों अनुयायी उनके हिंदुस्तान में और विदेशों में भी है। और सिक्योरिटी की बात जो आप कर रहे हो, ये पहले भी सिक्योरिटी ऑलरेडी रही है। आप क्या उनका मतलब अब इतने 2 बलात्कार में सजा याफ्ता, हत्याओं में सजा याफ्ता, अब भी संत कहेंगे? नहीं, मेरा कहने का मतलब अब संत भी संत नहीं है। कहेंगे। मेरा कहने का मतलब नहीं, देखिए, संत वो अपने आपने कहा, अपने अनुयायी, उनके अनुयायी हैं, उनके लिए वो संत साहब, वो उनके लिए क्या है, मैं उस बात मैं कहता हूं कि मेरे लिए एक आदमी भगवान हो सकता है, दूसरे के लिए वो राक्षस हो सकता है। मैं व्यक्तिगत बात में नहीं जा रहा, मैं वो कह रहा हूँ सामाजिक बात में कहता हूँ कि बलात्कारी को एक आम आदमी अगर गांव में किसी बच्ची के साथ, किसी महिला के साथ छेड़खानी करता तो गांव वाले उसको क्या कहेंगे? आप बताइए, आप क्या कहोगे? अगर गांव का सरपंच या कोई नगर पार्षद या कोई अच्छे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति किसी बच्ची के साथ छेड़खानी करता है तो आप लोग उसको क्या कहेंगे कि ठीक है, इसको, ये तो ठीक है, ये तो बड़ा आदमी है, इसके तो फॉलोवर हैं 10,000, इसके तो, ये तो सरपंच है, सरपंच तो वोटों से बना है, इसको बलात्कार करने दो। नहीं, Z+ सिक्योरिटी में दिक्कत क्या है? क्योंकि वो सिक्योरिटी तो पहले भी ऑलरेडी मिल रही थी उनको। कहाँ, किस लिए? तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना, अगर उनको आप सिक्योरिटी इसलिए दे रहे हो कि वो संत थे, उनके करोड़ों फॉलोअर हैं, तो भाई बहुत से नेता भी हैं, तो ठीक है, भारतीय जनता पार्टी सही कर रही है आपकी नजर में कि कुलदीप सेंगर को, बलात्कारी को वो मौज करे, और जितने इनके नेताओं पर संगीन आरोप है बलात्कारों के वो सब मौज करें, इसीलिए करवा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति यही है, मैं वही तो बता रहा हूं कि ये संस्कृति है। और अगर आप उसको संत कह रहे हो तो मेरा सिर्फ आपसे ही सवाल ये है, क्या किसी भी मौजूद व्यक्ति को, किसी भी बड़े व्यक्ति को इसलिए छूट मिल जानी चाहिए बलात्कार की, हत्या की, कि वो बड़ा आदमी है, उसके तो सैकड़ों फॉलोअर हैं, उसके तो बहुत से लोग पीछा चलने वाले हैं, इसलिए छूट देते हैं? तो सरकार क्या कर रही है? जो पंचकूला में हिंसा का नंगा नाच गुरमीत राम रहीम की सजा के वक्त हुआ, उसके अंदर लेकिन 1000 से ऊपर FIR दर्ज हुई थी आगजनी की, लूटपाट की। कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई सरकार ने किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। उत्तर प्रदेश के अंदर ढोंगी योगी जो है वो एक कानून लेकर के आते हैं कि जो आंदोलन में नुकसान करेगा उससे भरपाई की जाएगी, वहां पे वो भरपाई करवाते हैं। हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार सरेआम लूट का नंगा नाच करने के लिए छूट देती है। दूसरी बात मैं आपसे उन लोगों के लिए कहना चाहता हूं जिनके लिए वो संत हैं या जिनके वो जो भी हैं जो उनको मानते हैं, क्या उन लोगों को छूट मिल जानी चाहिए कि वो हरियाणा के किसी कोने में जाकर के उत्पात करें? मैं राम रहीम का फॉलोवर हूं, मैं राम रहीम को गुरु मानता हूं, तो मुझे छूट होनी चाहिए कि मैं किसी की हत्या कर दूं,
किसी का घर जला दूं? देखिए उनके ऊपर जो जब ये जिस कांड की आप बात कर रहे हो उस समय एफआईआर हुई है और वो केस आज भी अदालतों में चल रही है। भैया मेरे एक बात का मैं जवाब मांग रहा हूँ आपसे, अब देश की जनता से, हरियाणा की जनता से, और ये पूछ रहा हूँ मैं सवाल आपके इस चैनल के माध्यम से आपसे भी, आपके जनता से ही पूछ रहा हूँ कि अगर आप राम रहीम के, मैं राम रहीम का फॉलोवर हूँ, राम रहीम साहब को सजा हो रही है बलात्कार और हत्या के केस के अंदर, कानून के ऊपर आप भरोसा करते हैं? या तो आप कहते हैं कि हम कानून की धज्जियां उड़ाते हैं, कानून को नहीं मानते। अगर आप कानून को मानते हो, अगर आपके गुरु को सजा हो रही है, तो क्या आपको लाइसेंस मिल जाता है किसी की गरीब का घर जला दीजिए, किसी की रेहड़ी को आग लगा दीजिए, किसी की खड़ी कार में आग लगा दीजिए, ये लाइसेंस मिल गया आपको क्या? ये खाली आप आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि मेरे को नहीं लग रहा कि यहाँ पे इंसानियत वाली कोई बात हो रही है, क्योंकि जो आप आरोप लगा रहे हो, रेडियो को आग, किसने रेडियो को आग लगाई? वो उपद्रव जो हुआ उस समय की बात आप करें जब ये पंचकूला के अंदर कांड हुआ, जी। जब लोगों की रेडियो में भी आग लगी, उस समय का वाक्य देखिए। यहाँ पर बात जेड सिक्योरिटी की चल रही है, जेड सिक्योरिटी की। ये पिछली बातों के लिए उनके ऊपर एफआईआर दर्ज है उन लोगों को। मैं वही बता रहा हूँ कि वो एफआईआर दर्ज है कितनों में। मेरा सर, मैं इंसानियत के नाते, आपने एक गुरु की बात की है ना, मैं गुरु की बात करता हूँ। मैं अब वो एफआईआर दर्ज हो तो मुझे पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नकारा, निकम्मी, नालायक और बेशरम सरकार है, कुछ करने वाली तो है नहीं है, ना इन्होंने किया। लेकिन मैं तो आपने जो एक प्रश्न मेरे को बीच में किया है कि गुरु हैं, तो क्या गुरु का ये दायित्व नहीं बनता कि भाई मैं कानून का सम्मान करता हूँ, आप लोग अपने घर बैठिए और कोई आगजनी नहीं करनी? ये अपील उस समय भी की गई थी, आपको शायद याद नहीं होगा, टीवी के अंदर भी देखा, मैं खुद वहां मौके पे था। तो आप मौके पे थे, तो क्या ये मान लें कि वो लोग अपने गुरु का आदेश नहीं मानते जिन्होंने आगजनी की? भीड़ के अंदर उपद्रवी होना लहजी बात है। मेरी बात है, सवाल सिर्फ पत्रकारों को करने का नहीं होता, सवाल हमें भी करने दो ना। करो। आपने कहा कि वो उन्होंने ये आदेश किया, जो भी प्रार्थना की, विनती की गुरु साहब ने कि भाई को अपने अपने घर चले जाओ, लेकिन भीड़ घर नहीं गई, भीड़ ने पूरे पंचकूला को राख के ढेर में तब्दील कर दिया। तो क्या मैं ये मान लूं कि उस गुरु के काबू से बाहर की बात है, अपने शिष्यों से, वो अपने शिष्यों से कोई बात नहीं मनवा सकते, या उन शिष्यों पर उस गुरु की बात का कोई असर नहीं होता? उसके बाद भी काफी शिष्यों के उनके बयान जो मीडिया में आए, उपद्रवी उन लोगों को बताया गया जिन्होंने उस समय उपद्रव किया। शिष्य वाला मतलब था ही नहीं उस समय। किस चीज का साहब? वहां पे कौन थे? उपद्रवी लोग इतनी भीड़ का फायदा उठा के तब ये बात हुई है जो उनके शिष्यों का कहना है। मैं आपको यही बात बताना चाहता हूँ, तो आपका चैनल भगवान की दया से बहुत बड़ी यार, बहुत लोग इसको देखते हैं, आप इसको सीधे तरीके से चलिए। सवाल सिर्फ वहीं आकर के खड़ा होता है कि अपराध, कानून अपराध नहीं देखता, अपराधी नहीं देखता, सिर्फ अपराध देखता है। कानून की नज़र में व्यक्ति कौन है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 302 किसके ऊपर दर्ज है, वो मेरे ऊपर है, वो आपके ऊपर है, या संत साहब के ऊपर है, या किसी बड़े नेता के ऊपर है। 302 का मतलब अगर साबित होता है, 302 का मतलब है सजा 302 में होना। सिर्फ वो व्यक्ति नहीं देखेगा कि ये जो 302 जिसके ऊपर दर्ज हुई है इसका कद कितना बड़ा है, इसके सैकड़ों भगत हैं, नहीं। कानून को अगर आप मानते हो तो कानून की बात माननी पड़ेगी। और जहां तक जेड प्लस का मैं फिर कहता हूं, जेड प्लस नहीं बनता है जब आप अपराधी घोषित हो चुके हो, किसी भी रूप में हो। आप एक आम नागरिक हो, किस लिए जेड सिक्योरिटी की जरूरत पड़ेगी? आप ये बताइए मुझे, आप ही बताइए कि किस लिए जेड सिक्योरिटी की जरूरत पड़ेगी उस मामले में? सुरक्षा के खतरे को देखते हुए। जो किससे खतरा था? देखिए वो संत हैं, किससे खतरा? जो उनके अनुयायी हैं, वो संत मानते हैं उनको। और देखिए साहब, संत मानते हैं, संत हैं, वो गुरमीत राम रहीम जी संत हैं, बड़े संत हैं, तो संतों को किससे खतरा? ब्रह्म सरोवर में पढ़े हैं बहुत सारे संत, बहुत बड़े बड़े से संत। संत का मतलब क्या होता है? दीन दुनिया से बेखबर, जो होता है हो जाए, जो घटना घटनी है घटे। बोला भगवान मैं तुझे समर्पित हूँ, मैं तेरा बालक हूँ, तू जीता रखे जीता रख, मारना चाहे तो मार, मेरी कोई अपनी इच्छा नहीं है। वो संत है ना, वही तो संत होगा। तो संत को किससे खतरा? और जब संतों को भी खतरा होने लग गया तो भैया फिर जय श्री राम, जय हनुमान। तो दोस्तों ये थे मेरे साथ, एडवोकेट भी हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है लक्ष्मीकांत शर्मा कुरुक्षेत्र से, और बेबाक बातचीत के लिए हमेशा जाने जाते हैं। जितने मेरे मित्र इस वीडियो के साथ जुड़े उन सभी का धन्यवाद। अगले लाइव तक दोस्तों बने रहे सुभाष सैनी के साथ।